नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत कुछ सवालों के साथ। और यह सवाल है गुजरात के इर्द गिर्द। गुजरात में ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां के पत्रकारों को सोशल मीडिया पर लिखना पड़ रहा है गुजरात इज नॉट सेफ फॉर जर्नलिस्ट। गुजरात में ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा करके उसे हिरासत में ले लिया जा रहा है। गुजरात में यह क्यों हो रहा है कि बहुत बड़े अखबार के रिपोर्टर को स्टेशन पर एंट्री से प्रतिबंधित किया जा रहा है, यह कहकर कि ऊपर से दिल्ली से ऐसा ही संदेश है। गुजरात में ही यह क्यों हो रहा है कि सूरत से लेकर कच्छ तक मजदूरों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। गुजरात में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि सूरत से चलने वाली ट्रेनों में मजदूरों को आज भी पैसे देने पड़ रहे हैं, मजदूरों से वसूली हो रही है, मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। यह सब गुजरात में क्यों हो रहा है? गुजरात मॉडल की चर्चा कई मायने में होती है। क्या यह भी एक किस्म का गुजरात मॉडल है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। दो समानांतर कथा साथ चलेगी, दो समानांतर जानकारियां। एक ये कि पत्रकारों के साथ जो हो रहा है, और दूसरा ये जो मजदूरों के साथ हो रहा है, मजदूरों का आक्रोश और सरकार की विफलता। और इन सब के साथ ये कि राष्ट्रीय मीडिया में क्या इन चीजों के लिए कोई जगह है? इन्हीं सवालों के साथ सबसे पहले पत्रकारों की बात करने से पहले एक वीडियो मैं दिखाता हूं। या आज का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है कुछ लोगों ने। यह गुजरात के कच्छ इलाके का वीडियो है। गांधीधाम का वीडियो बताया जा रहा है कि गांधीधाम से बिहार यूपी जाने के लिए सैकड़ों मजदूर आज सड़क पर उतरे, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस से भिड़ंत हुई, कांडला हाईवे को जाम करने की कोशिश की। ये मजदूर ट्रेन से यूपी बिहार जाने के लिए सुविधाओं को लेकर बवाल कर रहे थे। इन्हें पहले भरोसा दिया गया था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की तरफ से, लेकिन इन वक्त पर कुछ मुश्किल हुई या ट्रेन कैंसिल हुई और उसकी वजह से मजदूर उग्र हुए, सड़कों पर आए। वीडियो आप देख सकते हैं। ये तो पहला वीडियो नहीं है। बीते 30 दिनों के भीतर सूरत में 5 या 6 बार ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं। भावनगर और दूसरे इलाकों में भी ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। और सबसे अधिक मजदूरों का आक्रोश गुजरात में ही देखा जा रहा है। आक्रोश मतलब भिड़ंत, परेशानी पूरे देश की हम देख रहे हैं, लेकिन टकराव जैसी स्थिति गुजरात में कई बार हमें देखने को मिली। हालांकि मुंबई में भी हुआ है, आज मुंबई का भी वीडियो हमने सुबह देखा। लेकिन अभी मैं गुजरात की बात कर रहा हूं क्योंकि इसके कई पहलू हैं, और उस पहलू और उसके दायरे में पत्रकार भी आता है, जिसका काम है खबर बताना। उसे भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मजदूरों की बात आगे करेंगे और कुछ खास बात आपको बताएंगे कि मजदूरों से आज भी वहां कैसे संगठित तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, जबकि कहा गया था कि राज्य सरकारें पैसे नहीं लेंगी। और खासतौर से बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी की जो सरकारें जिन राज्यों में हैं वहां मजदूरों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो फिर सूरत से चलने वाले मजदूर आज भी क्यों पैसे दे रहे हैं? कौन पैसे वसूल रहा है या क्यों वसूले जा रहे हैं? इस पर आगे मैं बताऊंगा कुछ तथ्यों और फैक्ट के साथ, कुछ तथ्य के साथ। लेकिन सबसे पहले गुजरात की अहमदाबाद मिरर अखबार है, उसकी एडिटर है दीपल त्रिवेदी। उन्होंने आज ट्विटर पर अपना जो डीपी है उसकी जगह एक लोगो लगाया है जिसमें यही मेंशन है, गुजरात इज नॉट सेफ फॉर जर्नलिस्ट। और दीपल ने उसके बाद जो ट्विटर पर लिखा उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं कि हमें गर्व है कि अहमदाबाद मिरर ने यह खुलासा किया है कि गुजरात से जाने वाले माइग्रेंट्स को कैसे टिकट के पैसे देने पड़ रहे हैं, वो भी कई बार तय कीमत से ज्यादा। आज हमें अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर एंट्री से रोक दिया गया और पूछने पर बताया गया कि दिल्ली से ऐसा ही संदेश। और उसके बाद अखबार की हेडलाइन आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस अखबार में भी अहमदाबाद मिरर के पहले पन्ने पर भी यही लिखा हुआ है कि कैसे अहमदाबाद मिरर के रिपोर्टर अहमदाबाद स्टेशन पर उन्हें पता चला या उन्हें जानकारी थी कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन जा रही है उसमें पैसे लिए जा रहे हैं या टिकट के पैसे वसूले जा रहे हैं, इसलिए वो वहां जाना चाहते थे, लेकिन स्टेशन पर उनकी एंट्री बैन की गई।
और साथ में ये कि यही वो अखबार है जिस अखबार ने जब 85% वाली कहानी आई थी, जब बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था सोनिया गांधी के बयान के बाद कि रेलवे पहले से 85% सब्सिडी दे रही है और बीजेपी की जो सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां बाकी 15% राज्य सरकारें दे रही है, मजदूरों को कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है, और अगर देना कहीं पड़ रहा है तो कांग्रेस और विपक्ष की सरकारों वाले राज्यों में। और नतीजा क्या हुआ कि गुजरात से लेकर कर्नाटक तक की कहानी कुछ ही घंटों के भीतर आ गई कि सब जगह राज्य सरकारों ने पैसे वसूले। और अहमदाबाद मिरर में दीपल त्रिवेदी ने ही बड़ा खुलासा किया था, जिसका जिक्र मैंने एक वीडियो में पहले भी किया था, कि कैसे उन्होंने 20 मजदूरों से बात की, उसके वीडियो एविडेंस बनाए कि मजदूरों से वहां पैसे लिए जा रहे थे, लगातार लिए जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बात की जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं आलोक कुमार, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, स्थानीय बीजेपी के नेताओं ने से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सब अनट्रेसेबल, अनरीचेबल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। पहले तो पैसे ले रहे थे, कोई दिल्ली से ऐसा निर्देश नहीं था कि पैसे नहीं लेने हैं, पैसे की वसूली हो रही थी। जब यहां केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया कि हमारी राज्य सरकारें पैसे नहीं ले रही हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं था, सब सन्नाटे में चले गए। फुल पेज की स्टोरी दीपल त्रिवेदी की थी और उसके बाद हड़कंप मचा। मैंने भी अपने वीडियो में उसका लंबा तफसील से जिक्र किया, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद नतीजा ये हुआ, स्टेशन पर एंट्री बैन कर दी गई। मतलब आपकी सुविधा के हिसाब से अगर खबर नहीं हुई तो आपने एंट्री ही बंद कर दी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी जैसी स्थिति। एक जानकारी। दूसरी अहम कि वहां के जो एक जर्नलिस्ट हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका, फेस ऑफ नेशन, धवल पटेल, उन्हें राजद्रोह के मुकदमे में 11 मई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सुनिए उनका अपराध और जुर्म क्या था। उनका अपराध यह था कि उन्होंने कोरोना वायरस के मामलों में सरकार की जो फजीयत हो रही है, उसकी वजह से गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और रूपानी को हटाकर उनकी जगह किसी को लाया जा सकता है, एक संभावित नाम के साथ उन्होंने खबर छापी। और इस खबर से सरकार इतनी परेशान या बौखला गई कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 के तहत दहशत फैलाने वाली या झूठी खबरें फैलाकर दहशत फैलाने वाली धारा लगा दी गई। अब जरा सोचिए, कहां राजद्रोह का मुकदमा? अंग्रेजों के समय का कानून, जिस कानून में देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ हिंसा करने, हिंसा के लिए उकसाने, हिंसा के लिए भड़काने, ऐसे मामलों में राजद्रोह लगता था, वो आज भी चला रहा है। लेकिन आज भी उसके मायने वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर व्याख्या की है, जिसके मायने वही हैं कि अगर उसका मकसद देश के खिलाफ उकसाना, हिंसा के लिए उकसाना या देश के लिए हिंसक किसी गतिविधि में शामिल होना है, तब उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि इस राजद्रोह की धाराओं का बेजा इस्तेमाल हर राज्य में, हर वक्त में, हर काल में हुआ है, चाहे यूपीए हो, चाहे कोई भी सरकार। हर सरकार ने राजद्रोह के इन धाराओं का बेजा इस्तेमाल किया है और अपने मतलब को साधने के लिए, अपने विरोधी को परेशान करने के लिए, चाहे पत्रकार हो चाहे कोई, उन पर ऐसे मुकदमे लगाए। लेकिन फिलहाल गुजरात की बात। अब अगर इन्होंने गलत खबर छापी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इनकी खबर गलत थी, लेकिन इस खबर के छापने से कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, ऐसी खबरें छपती हैं, कुछ कयास पर, कुछ आधी हकीकत, कुछ आधा फसाना, कुछ गॉसिप छपती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें राजद्रोह कहां से आ गया? इसमें देश के खिलाफ कोई साजिश कहां से आ गया? इसमें हिंसा भड़काने या हिंसा के लिए उकसाने की बात कहां से आ गई? लेकिन उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और उस विजय रूपानी की सरकार ने किया है, जिस सरकार के मुखिया, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही जब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा हुआ महाराष्ट्र में, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था 23 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्नब के खिलाफ मुकदमे को उन्होंने अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया था और संविधान की दुहाई देकर कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिलाई थी और जितनी लानत मलामत कर सकते थे की। उन्हीं रूपानी साहब की सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के, एक न्यूज पोर्टल के एक एडिटर को
सिर्फ इसलिए राजद्रोह के मुकदमे में बुक कर दिया क्योंकि उसने खबर छाप दी कि विजय रूपानी की जगह कोई और हो सकता है या राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। अब जरा सोचिए, कहां राजद्रोह का मामला, कहां राजद्रोह की धारा, कहां राजद्रोह के अपराध और गुनाह, और कहां एक पत्रकार की गिरफ्तारी एक खबर को लेकर। एक बात जिसकी एडिटर्स गिल्ड ने लानत मलामत की है, एक बयान दिया है एडिटर्स गिल्ड ने और कहा है कि ये जो धारा है राजद्रोह की, उस धारा का गलत इस्तेमाल किया गया है और जो विशेष अधिनियम है उसका भी गलत इस्तेमाल किया गया है। ये आज ही एडिटर्स गिल्ड का मैं बयान देख रहा था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा का भी गलत इस्तेमाल है। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे बयानों से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल यही कि गुजरात में क्यों हो रहा है। और अगर हम मजदूरों का हाल देखेंगे तो मैं फिर से आज देख रहा था कि कहां कहां क्या हो रहा है। हम सूरत से ही शुरू करते हैं। सूरत में बीते एक महीने के दौरान 5 या 6 बार मजदूरों का प्रदर्शन हुआ। उन्हीं प्रदर्शनों के दौरान 2 बड़ी खबर आई कि सूरत में 2 बार, 4 मई की खबर है कि सूरत में लोकल बीजेपी लीडर जो महापालिका के जो पार्षद हैं, उनके भाई ने वहां मजदूरों से पैसे वसूले टिकट के और उसके बाद बवाल हुआ, हंगामा हुआ और उसका कोई वीडियो भी आया सूरत महानगर पालिका के पार्षद अमित राजपूत के भाई का, जिसमें मजदूरों से किराया ज्यादा वसूलने का खुलासा हुआ। बाद में जो बीजेपी लीडर है उन्होंने सफाई दी कि उस समय किराया तय नहीं हुआ था, इसलिए ज्यादा वसूल लिए गए। जब किराया तय हुआ तो हमने वापस कर दिए। लेकिन ये बीजेपी के लीडर का भाई वो क्यों पॉइंट पर्सन बना हुआ था, एक सवाल है जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया। ये रिपोर्ट 9 मई की रिपोर्ट है, गोपी घांगर जो आज तक की रिपोर्टर है उनके हवाले से है। एक और खबर सूरत की है, राजेश वर्मा नाम का एक आदमी, उसने भी वो भी खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता था। उसने एक रिक्शा चलाने वाले वासुदेव नाम के आदमी से 800 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1,16,000 रुपए वसूले। इसका भी वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो वासुदेव नाम का आदमी है जिससे वसूले, उसने बहुत सारे मजदूरों से जमा करके उसको दिया, क्योंकि वहां बहुत सारे बीच के ब्रोकर, दलाल, एजेंट सक्रिय हैं और थे जो मजदूरों को ट्रेन पर रवाना करने के बदले उनसे वसूली कर रहे हैं। अगर 700 टिकट है तो 1000 ले रहे हैं, 1200 ले रहे हैं, जो मर्जी ले रहे होंगे और बीच में कमीशन खोरी हो रही है। तो इस राजेश नाम के आदमी पर भी यही इल्जाम था कि इसने पैसे वसूले और उसके बाद टिकट नहीं दिया। वासुदेव जो सज्जन है वो टिकट जब मांगने गए तो मार पिटाई हुई, वो वीडियो वायरल हुई। ये बात भी सूरत में हुई। दोनों के रिश्ते बीजेपी के लोकल नेताओं से हैं। सूरत की ये कहानी है। अब सूरत की जो आज की खबर है, आज मैं देख रहा हूं कि अमर उजाला अखबार के, मैं सब इसलिए सोर्स कोट कर रहा हूं क्योंकि ये भी राजद्रोह हो सकता है कि आप ऐसे समय में जब वहां राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है, आप जोखिम ले रहे हैं कि दिल्ली में बैठकर आप गुजरात के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां बता रहे हैं जिसको अफवाह की श्रेणी में बताया जा सकता है और ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत अपराध कहा जा सकता है। सूरत से ही खबर है, अमर उजाला की खबर है कि कैसे वहां से जो मजदूर पहुंचे हैं आजमगढ़, उनसे पैसे वसूले गए हैं। और अगर सरकार ने कहा और सरकार ने ऐलान कर दिया कि मजदूरों से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, फिर ये आजमगढ़ गए मजदूरों से कैसे पैसे लिए जा रहे हैं, कैसे पैसे लिए गए, इसका मतलब क्या गुजरात सरकार ने अभी तक मजदूरों की टिकट का खर्चा माफ नहीं किया है या टिकट का अपना हिस्सा नहीं दे रही है? क्या कहानी है, ये सरकार को खुलासा करना चाहिए। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट है, ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि ट्रेन से गया पहुंचे मजदूरों से 900 रुपए प्रति मजदूर वसूले गए। एक अमर उजाला की रिपोर्ट बता चुका, एक न्यूज 18 की रिपोर्ट है। उसके बाद भिड़ंत की खबर तो रोज है ही। एक और भिड़ंत की खबर और साथ में वसूली की खबर है। ये 4 मई को आज तक की खबर है, गोपी घांगर की ही खबर है। सूरत के कडोदरा इलाके में हजारों मजदूरों ने हंगामा किया। उसकी वजह यह थी कि प्रशासन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले लग्जरी बसों से मजदूरों को जाने की, लग्जरी बसों से इजाजत दे दी। यूपी, एमपी, राजस्थान जाने वाले मजदूर थे और उसकी परमिशन मिल गई। 3,000 साढ़े 3,000 मजदूरों से वसूले गए और शहर के बाहर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मजदूरों ने हंगामा किया। हंगामे की खबर उस समय भी आई, लेकिन हंगामा हंगामा है, दिल्ली तक उसका कोई असर नहीं है क्योंकि सवाल गुजरात का है। अमर उजाला की खबर बता चुका कि अहमदाबाद से सूरत
कि आजमगढ़ पहुंचे, माफ करें, आजमगढ़ पहुंचे 2895 मजदूरों से किराया वसूला गया। तो ये लगातार ऐसी खबरें गुजरात से आ रही है। उसके बाद पत्रकारों पर पाबंदी या पत्रकारों की एंट्री बैन करना। 11 मई की एक और खबर है कि भावनगर में श्रमिक ट्रेन कैंसिल होने पर मजदूरों का गुस्सा फूटा। यूपी के लिए ट्रेन पकड़ने आए थे, मुकदमा दर्ज हो गया। डिटर्जेंट फैक्ट्री में उन सब लोगों को वहां से निकाल दिया गया। अब गुजरात समझिए महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक सेंसिटिव है, सबसे अधिक, महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक मौतें हो रही है, लेकिन गुजरात की बात नहीं हो रही है। अब एक खबर आज क्विंट अखबार है, क्विंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्विंट ने एक खबर छापी है जिसका हेडिंग है, शीर्षक है, बताता हूं आपको, दिलचस्प है। कोरोना को लेकर बंगाल को फटकार लेकिन गुजरात को प्यार, रियलिटी चेक। और इसमें बताया गया है इस क्विंट की स्टोरी में कि गुजरात की कमियों को कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है और बंगाल की कमियों को कैसे हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, बंगाल एजेंडा है और गुजरात अपना है, तो इसलिए कहा गया गुजरात को लेकर प्यार। इसी स्टोरी में बताया गया है कि गुजरात में मरने वालों में युवाओं की संख्या ज्यादा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 30 अप्रैल तक राज्य में कोरोना से 18% मौतें ऐसी हुई जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन 6 मई को 27% ये पहुंच गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 10% ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 41 से कम थी। पूरा डेटा बताता है कि गुजरात का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है, जो अपने राज्य में बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं। बंगाल सरकार को इसके लिए कई बार फटकार पड़ चुकी है। और इसी में कंपैरेटिव स्टडी है कि गुजरात और बंगाल को लेकर केंद्र का रवैया दोहरा क्यों है। गुजरात को लेकर अपनापन और बंगाल को लेकर, चूंकि ममता बनर्जी है इसलिए वहां दुश्मनी है। ताजा आंकड़े जो हैं कोविड ट्रैकर के मुताबिक 537 मौतें गुजरात में हो चुकी है, महाराष्ट्र की में 921 मौतों के मुकाबले, मतलब नंबर 2 है। तो ये सारे सवाल गुजरात को लेकर हैं, ये क्यों हो रहा है गुजरात में। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मजदूरों का आक्रोश, मजदूरों से पैसे की वसूली, सरकार अपनी, और ये कहना कि सरकार पैसे नहीं ले रही है। बीजेपी शासित राज्यों में वहां आज भी पैसे लिए जाने की खबरें, जो अमर उजाला और न्यूज 18 के हवाले से आपको बता चुका। बार बार इनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सोर्स में कोट कर रहा हूं और ये प्रतिष्ठित सोर्स हैं दोनों। उसके बाद क्या हो रहा है, क्या पत्रकारों की एंट्री बैन कर देने से स्टेशन पर आप सच को छुपाना चाहते हैं? तो ये कौन सा गुजरात मॉडल है, ये सवाल तो है। बस इसी सवाल के साथ मैं आज का ये वीडियो खत्म करता हूं। और ऐसे समय में आप कह सकते हैं कि जब तमाम तरह के पैकेज, सब्सिडी और राहत का ऐलान हुआ, उसमें आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे समय में जब कोरोना में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक अखबार के रिपोर्टर्स को, क्योंकि उसने सच का सामना कराया सरकार को, सच और आईना दिखाया सरकार को, मजदूरों से वसूली की हकीकत दिखाई, खुलासा किया देश और दुनिया के सामने, उसका नतीजा यह हुआ कि उस रिपोर्टर को या उस अखबार के रिपोर्टर्स को स्टेशन पर जाने से रोक दिया गया। कल को हो सकता है उनमें से कुछ के खिलाफ मुकदमा हो जाए। तो ये सवाल, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल पर सरकार कुछ जवाब देगी। हालांकि मुश्किल है, आज के दौर में आप सवाल पूछते रहिए, नकार खाने में तूती की आवाज की तरह। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी, लगातार मुलाकात होगी और ऐसी ही खबरें, ऐसी ही जानकारियां जो आमतौर पर आप मुख्य धारा की मीडिया में नहीं देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें आप तक पहुंचाऊं। और इस पक्ष का भी, उस पक्ष का भी, जितनी जानकारी आपके पास और किसी माध्यम से न पहुंचती हो, उन तमाम जानकारियों को समेटने की कोशिश करता रहूं। नमस्कार।